तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ और फाइनली कैसे आज हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं, इसको देखेंगे। तो खुलेपन की सरलतम परिभाषा है जानकारी की सुलभता, यानी इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार की कार्य पद्धति के संदर्भ में खुलापन का अर्थ सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और उन निर्णयों के तर्क के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना है। नागरिक और गैर सरकारी संगठनों को सरकारी कार्यवाहियों, निर्णयों एवं निष्पादन से जुड़े सभी दस्तावेजों एवं फाइलों तक पहुंचने का औचित्यपूर्ण एवं स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। सूचना का अधिकार लोक प्रशासन में गोपनीयता का प्रतिपक्षी है। लोक प्रशासन में पारदर्शिता के लिए इसे अपनाया गया है। सूचना के अधिकार को वैश्विक स्तर पर प्रायः फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि सूचना की स्वतंत्रता या सूचना का अधिकार से तात्पर्य उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के व्यक्तियों को सरकारी कार्यकारण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के अवसर एवं पहुंच प्रदान करता है। राजनीतिक और प्रशासनिक चिंतकों में वुड्रो विल्सन, जेम्स मैडिसन, लॉर्ड एक्टन इसके प्रबल समर्थक हैं। वर्तमान में लगभग 95 देशों में सूचना का अधिकार प्रवर्तित है। स्वीडन में सर्वप्रथम वर्ष 1766 में सूचना के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके फलस्वरूप फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 सामने आया। इस प्रावधान के अनुसार जनता व प्रेस को जनोपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के प्रथम सम्मेलन 1946 में पारित प्रस्ताव संख्या 59(1) में कहा गया था, सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र जैसी पवित्र संस्था जिन उद्देश्यों को लेकर बनी है, उनमें सभी स्वतंत्रताओं की यह कसौटी भी है। फिर वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा के अनुच्छेद 19 में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत बिना किसी हस्तक्षेप के कोई विचार रखने व देश की सीमा का ध्यान रखे बिना किसी भी माध्यम से सूचना और विचार प्राप्त करने तथा देने का अधिकार सम्मिलित है। लंदन स्थित आर्टिकल 19 नामक संस्था सूचना का अधिकार की स्थापना में प्रयासरत है। राष्ट्रमंडल देशों के विधि मंत्रियों ने वर्ष 1980 के 12वां डोस सम्मेलन तथा 1991 के राष्ट्रमंडल सम्मेलन हरारे, अमेरिकी राज्यों के संगठन, यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोप तथा अफ्रीकन यूनियन ने भी सूचना के अधिकार की स्थापना में सहयोग प्रदान किया है। भारत 1982, दक्षिण कोरिया 1989 व 91 सहित कई देशों में सर्वोच्च न्यायालयों में भी इसे समर्थन प्राप्त हुआ है। फिर वर्ष 1994 में विश्व बैंक द्वारा निर्मित पॉलिसी ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी लोकतांत्रिक सरकारों पर दबाव बनाया। हालांकि सूचना की स्वतंत्रता का प्रथम वैधानिक प्रयास स्वीडन में 1766 में हुआ था, लेकिन इस नाम से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन व्यापक एवं स्पष्ट कानून वर्ष 1966 में अमेरिका में निर्मित हुआ। अमेरिका के प्राइवेसी एक्ट 1974 और सनशाइन एक्ट 1976 में भी सूचना की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान हैं। विभिन्न देशों में पारित सूचना का अधिकार वर्ष के आधार पर तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में 1982 में, फिर यूक्रेन व हंगरी में 1992 में, रूस व हांगकांग में 1995 में, इजराइल, लातविया, जॉर्जिया प्लस दक्षिण कोरिया में 1998 में, जापान प्लस अल्बानिया प्लस त्रिनिदाद और टोबैको में 1999 में, लिथुआनिया, मोल्दोवा, बोस्निया, चेक गणराज्य तथा दक्षिण अफ्रीका एवं ग्रेट ब्रिटेन में 2000 में, भारत, पाकिस्तान, जमाइका एवं मेक्सिको प्लस पेरू में 2002 में। नोट: भारत में संघीय कानून से पूर्व कतिपय राज्यों में सूचना का अधिकार कानून बन चुका था। स्वीडन में सूचना न मिलने पर न्यायालय में जा सकते हैं कनाडा तथा भारत में सूचना आयोग द्वारा, जबकि फ्रांस में संवैधानिक अधिकारी तथा मेक्सिको में द नेशनल एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन द्वारा जनता की अपील व शिकायतों का निपटारा किया जाता है। वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने प्रशासन और विकास नामक दस्तावेज जारी किया था, जिसमें प्रशासन के 7 पहलुओं या तत्वों का उल्लेख किया गया था। पारदर्शिता और सूचना उनमें से एक है। तो नेक्स्ट है, आरटीआई की आवश्यकता क्या है।
आरटीआई ये जनहित को प्रोत्साहित करती है, शासन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, फिर प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है, फिर प्रशासन जनता के बीच की जो दूरी है उसको कम करने का काम करती है, जनता को प्रशासनिक निर्णय निर्माण से अवगत कराती है, उत्पत्ति एवं सेवाओं को बेहतर बनाना, बुद्धिमत्तापूर्ण सकारात्मक आलोचना को आसान बनाना, भ्रष्टाचार में कमी, जनता की भागीदारी, प्रशासन में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करना, खुलापन व पारदर्शिता, ये सब चीजें हैं। भारत में सूचना के अधिकार की स्थिति। भारत में ब्रिटेन सरकार ने किसी भी सूचना को गोपनीय रखने के लिए शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया था। इसके अंतर्गत सरकार सूचना को गोपनीय रख सकती थी। संविधान निर्माण के समय उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस नियम के बदलाव के प्रति सजगता सर्वप्रथम 1975 के शुरू में उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस राजनारायणवाद से हुई। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि देश की जनता को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए हर कृत्य के बारे में जानने का अधिकार है। सूचना के अधिकार की मांग भारत में 70 के दशक में उस समय उठने लगी जब दिल्ली के चर्चित चोपड़ा हत्याकांड के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार ने खूंखार अपराधियों रंगा बिल्ला से जेल में साक्षात्कार हेतु प्रशासन से इस आधार पर अनुमति चाहिए थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना की प्राप्ति समाहित है। फिर वर्ष 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ मामले में सूचना के अधिकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि एक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण मनोयोग के साथ स्वीकार करता है तो वहां के नागरिकों को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसकी सरकार क्या कर रही है। द्वितीय प्रेस आयोग 1978 से 82 के बीच की सिफारिशों में शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 में बदलाव लाने और सूचना की स्वतंत्रता की बात कही गई। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने भी इसका समर्थन किया था। एल.के. कुलवाल वर्सेस राजस्थान सरकार 1988 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिनकर लाल मेहता ने जयपुर नगर की गंदगी के बारे में दायर एक जनहित याचिका के निर्णय में कहा था कि शहर के प्रत्येक नागरिक को शहर की गतिविधियों, प्रशासन के क्रियाकलापों तथा प्रयासों की जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना के अधिकार में सबसे बड़ी बाधा निम्नलिखित 2 अधिनियम रहे। पहला, भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123। इसके अनुसार राज्य के कार्यकलापों की जानकारी प्रशासनिक तंत्र से बाहर उजागर करना या न करना विभागाध्यक्ष पर निर्भर था। फिर शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। इस अधिनियम के अनुसार देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा के लिए शासन की नीतियों या प्रक्रियाओं की जानकारी जनसाधारण से छुपाई जा सकती है। वर्ष 1991 में एलपीजी के बाद प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सुशासन के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। जुलाई 1990 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में बनी प्रेस परिषद ने सूचना के अधिकार के सुझाव को माना। फिर तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा राय तथा निखिल डे व उनके संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन को भारत में सूचना के अधिकार को जन आंदोलन बनाने का श्रेय दिया जाता है। 7 दिसंबर 1994 को इस संगठन यानी एमकेएसएस ने प्रथम बार रायपुर पाली में सरकारी कार्यों व उनके व्यय की जन सुनवाई पब्लिक हियरिंग की शुरुआत की। 7 दिसंबर 1994 को पहली बार जन सुनवाई कोटा किराना रायपुर पाली में आयोजित की गई। अप्रैल 1966 में राजस्थान के ब्यावर कस्बे में उपखंड अधिकारी को जन कल्याण द्वारा ज्ञापन देकर विकास कार्यों पर होने वाले विवरण को जनता को उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस मांग ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस पर राजस्थान सरकार ने जून 1966 को गठित अरुण कुमार समिति ने अगस्त 1996 में विकास कार्य के रजिस्टर मास्टर रोल देखने तथा उसकी फोटो स्टेट प्राप्त करने का अधिकार जनता को देने की सिफारिश की। राजस्थान सरकार द्वारा 30 दिसंबर 1996 को पंचायती राज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति का अधिकार जनसाधारण को दिया गया। नोट 17 अप्रैल 1996 को राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु था। वर्ष 1997 में गोवा एवं उड़ीसा में, वर्ष 2000 में राजस्थान एवं कर्नाटक में और वर्ष 2001 में दिल्ली में। फिर 2002 में असम व महाराष्ट्र में, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में और वर्ष 2004 में जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू हुआ। राजस्थान में सूचना के अधिकार कानून बनने के बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन देवडुंगरी राजसमंद ने
ग्राम पंचायत जनावद में हुए लाखों रुपयों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को उजागर कर इस पंचायत में 3 अप्रैल 2001 को सार्वजनिक जन सुनवाई कर सूचना के अधिकार की उपयोगिता सिद्ध कर दी। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में बन्ना लाल समिति बनाई गई थी। भारत में सूचना के अधिकार की लड़ाई ग्रामीण एवं निर्धन वर्ग द्वारा लड़ी गई। अन्ना हजारे के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने संसद में वर्तमान कानून बनने से पूर्व 20 वर्ष तक इसके लिए जनमत बनाने का कार्य किया। राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने की संभाव्यता और जरूरत की जांच हेतु एच.डी. गौरी, चेयरमैन कॉमन काज की अध्यक्षता में एक सरकारी दल की स्थापना की। इस दल की रिपोर्ट की सिफारिश को 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक के नाम से पुनर्स्थापित किया गया। लोकसभा ने 3 दिसंबर 2003 को, राज्यसभा ने 16 दिसंबर 2003 को इस सूचना को पारित कर दिया या इस अधिनियम को पारित कर दिया। 6 जनवरी 2003 को भारत के राष्ट्रपति ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को आम सूचना हेतु प्रकाशित किया, लेकिन उसे नोटिफाई नहीं किया गया। वर्ष 2004 में संप्रग सरकार ने यानी यूपीए की सरकार ने 23 दिसंबर 2004 को संसद में नया सूचना का अधिकार विधेयक 2004 पुनर्स्थापित किया। 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित हुआ, फिर 12 मई 2005 को ये राज्यसभा में पारित किया गया और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। सूचना से अभिप्राय क्या है? तो किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन, कागजात, वानगी, नमूने, किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री और निजी संकाय से संबंधित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून में प्राप्त की जा सकती है, सम्मिलित है, बशर्ते कि उसमें फाइल नोटिंग शामिल नहीं। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 9 ने लिखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी अधिशासन प्रणाली में आमूल बदलाव का संकेत देता है तथा यह राज्य की सभी एजेंसियों को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन 3 मूलभूत बदलाव पर निर्भर करता है। पहला, गुप्तता की विद्यमान पद्धति से खुलेपन की नई पद्धति की ओर, फिर व्यक्तिगत निरंकुशता से जवाबदेही के साथ प्राधिकार की ओर, एक पक्षीय निर्णय निर्माण से भागीदारी पूर्ण शासन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय 1975 से यह लगातार कह रहा है कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान प्रदत्त निम्नलिखित 2 मौलिक अधिकारों का एक आंतरिक भाग है। पहला, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। भारत में विभिन्न कानून और नियम लोगों को दिए जाने वाले आधिकारिक सूचनाओं के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हैं तथा इस तरह प्रतिबंधन में वे गोपनीयता का पक्ष लेते हैं। ये है आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जांच आयोग अधिनियम 1952, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1964, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966। सूचना का अधिकार एक व्यापक कानून है और प्रशासन के लगभग सभी मामलों का प्रकटीकरण को शामिल करता है। यह केंद्र, राज्य तथा स्थानीय, ग्रामीण और शहरी दोनों सभी स्तरों की सरकारों पर लागू होता है। साथ ही यह सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों तथा सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण और वित्त पोषण के अधीन आने वाले निकायों पर भी लागू होता है। यह विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं सभी संवैधानिक निकायों को भी अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं, 2 अनुसूचियां हैं। वर्ष 2005 में इसे लागू किया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो जाने के पश्चात यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी हो गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 6 अध्याय हैं टोटल। तो 6 अध्याय कौन कौन से हैं? इसमें पहला है प्रारंभिकी, 1 से 2 आर्टिकल हैं इसमें, तो संक्षिप्त नाम है इसमें और प्रारंभ एवं परिभाषाएं दी गई हैं। फिर दूसरा जो अध्याय है उसमें सूचना का अधिकार तथा लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं दी गई हैं, आर्टिकल 3 से लेके 11 तक। फिर केंद्रीय सूचना आयोग 12 से 14 आर्टिकल में इसका वर्णन है। इस अध्याय में गठन, पदावधि, सेवा शर्तें और हटाए जाने का वर्णन है। फिर राज्य सूचना आयोग, इसमें जो 15 से 17
नंबर की धाराएं हैं या 15 से 17 जो आर्टिकल हैं उसमें इसका वर्णन है। इसमें राज्य सूचना आयोग के गठन, पदावधि, सेवा शर्तें हटाए जाने का उल्लेख है। सूचना आयोग की जो 5वां अध्याय है उसमें सूचना आयोगों की शक्ति एवं कार्य, अपील व शक्तियां दी गई हैं और इसमें लास्ट में है प्रकीर्ण। तो प्रमुख जो प्रावधान है, सक्षम प्राधिकारी यानी कम्पिटेंट अथॉरिटीज तात्पर्य अध्याय, इसमें धारा 2E में इसका वर्णन दिया गया है। तो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद दशा में सभापति। उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकारियों की दशा में यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक। लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटीज तात्पर्य, इसका धारा 2H में उल्लेख है। कोई भी स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासी संस्थान जिसका गठन निम्नांकित रीति से हुआ हो: पहला, संविधान द्वारा या उसके अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा, संयुक्त शासन द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, इसमें निम्न 2 बातें शामिल हैं: वह सरकार द्वारा धारित, नियंत्रित या वित्त पोषित हो। दूसरा, सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन ग्रहण या प्राप्त करने वाली गैर सरकारी संस्था। लोक सूचना अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO। PIO वह अधिकारी है जिन्हें सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में लोक अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो और उसे यह दायित्व दिया गया हो कि वे सूचना प्राप्ति के लिए आग्रह करने वाले सभी नागरिकों को सूचना प्रदान करेंगे। PIO द्वारा अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए मांगी गई अन्य अधिकारियों की सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को भी PIO के रूप में माना जाएगा। तो निष्ठ है लोक प्राधिकारी की बाध्यता, धारा 4(1). तो अपने समान अभिलेखों को सूचीबद्ध एवं अनुक्रमणिका के अनुसार ऐसी उचित रीत से रखेगा जो सूचना के अधिकार को सुकर बनाती है। लोक प्राधिकारी अधिनियम 2005 लागू होने के 125 दिन के भीतर संगठन से संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित करेगा तथा उन्हें प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा, जैसे संगठन के कार्य, कर्तव्य, अधिकारियों के नाम, दायित्व, नियम, अनुदेश, अभिलेख आदि। धारा 4(2) के अनुसार लोक प्राधिकारी स्वप्रेरणा से विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे इंटरनेट आमजन को अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराए जिससे जनसाधारण को इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। इसी धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल बनाया गया जिससे आम जन तक सीधी पहुंच संभव हो सके। जन सूचना पोर्टल तो यह सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों की सूचनाओं को एकीकृत कर उन्हें आम जन के लिए उपलब्ध कराने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की घोषणा बजट 2019 में की गई थी। 13 सितंबर 2019 को राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध तो माध्यम लिखित या इलेक्ट्रॉनिक युक्त के माध्यम से, भाषा हिंदी या अंग्रेजी या जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है उस क्षेत्र की राजभाषा। शुल्क तो निर्धारित शुल्क सीमा जमा कराना आवश्यक है, BPL के लिए निःशुल्क है। आवेदन किसे तो केंद्रीय लोक सेवा अधिकारी CPIO या राज्य लोक सूचना अधिकारी को। आवेदन करने वाले को सूचना के अनुरोध के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है तथा आवेदन से संपर्क करने हेतु आवश्यक जानकारी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या निजी जानकारी बताना आवश्यक नहीं। यदि किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा आधारित हो या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है तो यह संबंधित लोक प्राधिकारी को सूचना आवेदन ट्रांसफर करेगा। इसकी सूचना आवेदक को तुरंत देगा। किसी भी दशा में यह ट्रांसफर अवधि प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं की जाएगा। यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए 30 दिन अनुरोध प्राप्ति के बाद के भीतर की अवधि निर्धारित करता है। नोट, यह समय सीमा घटाकर 48 घंटे हो सकती है यदि सूचना का संबंध व्यक्ति के जीवन और क्षमता से हो। फिर निर्धारित समय अवधि पर सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर फीस लिए बिना ही सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी।
सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर संस्थाएं धारा 24 में दी गई हैं। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार वर्तमान में ऐसे कुल 25 संगठन हैं, प्रारंभिक संगठन 22 थे। तो निजी निकाय प्रत्यक्षतः सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। केंद्र सरकार की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी जैसे IB, ED, राव, CBI, राजस्व खुफिया निदेशालय आदि संस्थाओं को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है। फिर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, विदेश सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, CID आदि। सूचना प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार से निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित किया गया है। सूचना के आवेदन के लिए 10 रुपये, सूचना प्राप्ति में होने वाले खर्चे के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ, फोटोकॉपी प्राप्त हेतु, दस्तावेज के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई फीस नहीं, उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5 रुपये की फीस। डिस्क या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए 50 रुपये। गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं दी जाएगी या उससे कोई शुल्क नहीं ली जाएगी कुल निकाल के। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। तो धारा 8 सूचना के अधिकार के तहत कुछ सूचनाओं को आम जनता को उपलब्ध कराने में मनाही है, जैसे भारत की तंत्र अखंडता, राज्य की सुरक्षा, कार्य योजना, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशों से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या अपराधों को उत्तेजित करने वाली सूचना साझा नहीं की जाएगी। ऐसी सूचना जिससे किसी न्यायालय, SCS, SC या HC या खंडपीठ द्वारा प्रकाशित किए जाने से रोका गया है या जिसके प्रदर्शन से न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का उल्लंघन हो सकता है, जैसे जजों की नियुक्ति संबंधित न्यायिक प्रलेख, न्यायिक रिकॉर्ड्स, संसद या राज्यसभा के विशेषाधिकार प्रभावित होते हों। ऐसी सूचना जो सरकारी विभाग की वित्तीय जवाबदेहिता को बढ़ाती हो, ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई हो, इसके प्रदर्शन से किसी व्यक्ति को जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है या कानून के क्रियान्वयन या सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता। ऐसी सूचना जिससे अपराध की जांच करने या मुकदमा चलाने में बाधा उत्पन्न हो सकती हो। मंत्रिमंडल के विचार विमर्श से संबंधित दस्तावेज, सूचना जो किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से संबंधित हो और उसका संबंध किसी नागरिक हित से न हो, ऐसी सूचनाओं की मनाही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इन संगठनों में भ्रष्टाचार तथा मानवाधिकार के हनन संबंधी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। इस हेतु केंद्रीय सूचना आयोग को आवेदन देना होगा, जो 45 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा। यदि नागरिक आवेदन के पश्चात प्राप्त की गई जानकारी संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर पुनः अपील अथवा दूसरी अपील दायर कर सकता है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, CAG, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है। 30 दिन की निर्धारित अवधि के बाद बिना किसी उचित कारण के सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के मामले में किसी भी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर सुनवाई नहीं कर सकती है। अधिनियम की धारा 4 में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना के स्वतः प्रकाशन का प्रावधान है। यह अधिनियम सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 को रद्द करता है। यदि लोकहित संरक्षित व्यक्तियों को पहुंचने वाली हानि से अधिक है तो सूचना आयोग सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है। यदि किसी अनुरोध या आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तो संबंधित लोक अधिकारी आवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति का कारण बताएगा। साथ ही अस्वीकृति के विरुद्ध की जाने वाली अपील की अवधि की भी जानकारी दी जाएगी। सूचना के अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। तो 1 अगस्त 2019 को सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 से किए गए संशोधन के माध्यम से तय किया गया कि मुख्य सूचना एवं आयुक्तों तथा राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्तों एवं आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तों का उपबंध किया गया है। अधिनियम की उक्त धारा में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होगी। धारा 13 के तहत राज्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्तों का वेतन क्रमशः राज्य के निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य सचिव के समान होगा। केंद्रीय सूचना आयोग, इसको मेंशन कहाँ पर है, धारा
12 में है। इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। स्वरूप इसका वैधानिक है। सदस्य इसमें तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। धारा 12 में ऐसा दिया हुआ है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर धारा 12 में लिखा हुआ है। समिति के सदस्य कौन कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। नोट: अगर किसी भी दल को विपक्षी दल की मान्यता ना प्राप्त हो तो दूसरे सबसे बड़े दल का नेता समिति में शामिल होगा। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कार्यालय तो केंद्रीय सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या जो कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हो, दोनों में से जो भी पहले हो। 2019 में इसको संशोधित कर दिया गया है। मूलतः 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित था धारा 13 के अंतर्गत, लेकिन अब अधिकतम 65 वर्ष या केंद्र सरकार जितना निर्धारित करे। तो कुल मिला के केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास किया गया। शपथ तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त पद छोड़ सकते हैं। पुनर्नियुक्ति तो मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। धारा 13 में ऐसा दिया गया है। अन्य सूचना आयुक्त की केवल मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन उस व्यक्ति की पदावधि सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट: मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभप्रद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सेवा शर्तें तथा वेतन भत्ते तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा। ये 2019 में जो संशोधित हुआ है संशोधन, उसके माध्यम से इसको बताया गया है। धारा 13 में सूचना व आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तभी अपदस्थ करेगा जब उच्चतम न्यायालय जांच के बाद ऐसी सिफारिश करे। धारा 14 इसके अलावा निम्न आधारों पर भी राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। पहला, दिवालिया घोषित होने पर। दूसरा, अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर। पदावधि में सवेतन नियोजन में लगा हो या मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम। अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक निकाय धारा 18 में आते हैं। फिर शक्तियां एवं कार्य तो दीवानी न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त हैं। एक प्रकार सिविल कोर्ट की इसको शक्तियां प्राप्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों की जांच करना। उचित आधार होने पर आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। आयोग पूछताछ के लिए समन भेज सकता है। किसी दस्तावेज को मांग कर उसकी जानकारी ले सकता है या उसकी जांच कर सकता है। शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। स्मरणीय तथ्य तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे श्री वजाहत हबीबुल्लाह। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती दीपक संधू थी। प्रथम महिला सूचना आयुक्त श्रीमती पद्मा बालासुब्रमण्यम थी। वर्तमान सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ये 11वीं है। तो नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, लाभ एवं हानि। तो लाभ क्या क्या हुए हैं? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में सहायक। फिर प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बढ़ती है। जनता प्रशासन के मध्य विश्वास बढ़ता है। जनता को बेहतर प्रशासनिक तंत्र तथा कार्य कुशल लोक सेवाएं मिलती हैं। प्रशासनिक निर्णयों में तार्किकता तथा तटस्थता बनती है। प्रशासन को स्वस्थ आलोचना एवं सुझाव प्राप्त होते हैं। भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनमानी पर अंकुश लगता है। जनता की भावना एवं रुझानों को जानने में सहायता मिलती है। सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश, गुणवत्ता, विश्वसनीयता को बढ़ावा। सजग, संवेदनशील, उत्तरदायी प्रशासन का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी की प्रकृति एवं उद्देश्यों के साथ साम्य स्थापित होता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो सातिर व्यक्त दुरुपयोग करके व्यक्तिगत रंजिश निकाल सकते हैं। प्रशासन में नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति कठोरता बढ़ सकती है। लोक सेवकों की पहल क्षमता और तत्परता से कार्य करने में कमी आ सकती है। निम्न स्तरीय स्वयंसेवी संगठन या पीठ पत्रकारिता एलो जर्नलिज्म के समर्थन के द्वारा व्यक्ति ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। निर्णय लेने वाली प्रक्रिया शब्दावली में जटिलता आ सकती है। लोक सेवकों में जिम्मेदारी से भागने व निर्णय दूसरों पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। एक ही कार्य के दोहरे दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं। स्थगन आदेश लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। प्रशासनिक तंत्र का कार्यभार बढ़ सकता है। फिर नोट, तो अमेरिका में लोक प्रशासन के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को सरकार द्वारा विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीपी सावंत का कहना है कि अगर सूचना के अधिकार के साथ साथ
अन्य संस्थाओं जैसे जन संचार माध्यमों, गैर सरकारी संगठनों तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त को सक्षम नहीं बनाया गया तो यह अधिकार निरर्थक सिद्ध होगा। अरुणा राय के अनुसार कोई भी सरकारी तंत्र ना तो क्रांति लाया है और ना कभी ला सकेगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और सूचना आयोग, तो जो सेकंड ARC है उसका गठन अगस्त 2005 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। 13 मई 2009 को इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ। इस आयोग ने 15 प्रतिवेदन रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आयोग के प्रथम प्रतिवेदन का शीर्षक था सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी, RTI मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। इस आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 को निरस्त कर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के एक अध्याय के रूप में शामिल करना तथा RTI में बदलाव लाना चाहिए। मंत्री द्वारा पद की शपथ के साथ साथ पारदर्शिता की शपथ भी ली जानी चाहिए। RTI अधिनियम की धारा 24 में शामिल दूसरी अनुसूची में सशस्त्र सेनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। सूचना आयुक्त की चयन समिति में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग में गैर सिविल सेवाओं के पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का अनुपात अधिक होना चाहिए। सभी विभागों के PIO में समन्वय हेतु एक नोडल सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी होना चाहिए। प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय समन्वय समिति की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में एक एकल खिड़की होनी चाहिए। सूचना में देरी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए राज्यों में एक स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।